हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 1767 ईस्वी। इसने बंगाल के द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसने यानी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। क्लाइव मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। क्लाइव ने क्या किया? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासनकाल की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 1769 ईस्वी, कार्टियर 1769 से 1772 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774 ईस्वी। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पूछा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, कब आया? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों पर निर्धारित किया गया, यानी 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 हुआ। यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कब हुआ? 1774 से 1785 तक रहा। वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। राजकीय कोषागार कहाँ था? मुर्शिदाबाद में था पहले, उसको हटाकर के कहाँ ले आया? कलकत्ता ले आया। वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की इसने। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलेक्टर क्या करता था? इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी कलकत्ता की स्थापना की गई। कलकत्ता में, फिर से देख लेते हैं, कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे।
दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून किया जाता था, लागू किया गया था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इजारेदारी प्रथा किसने लागू की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। भू राजस्व से संबंधित प्रणाली थी। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक राजस्व वसूल करना था। इसकी मुख्य दो विशेषताएं थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। वारेन हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। विलियम विल्किंस ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ? 1785 में हुआ। किसने किया? विलियम विल्किंस ने किया। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की थी। 1789 ईस्वी में इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम का। हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। 1781 ईस्वी में किया था। किस शिक्षा के लिए? मुस्लिम शिक्षा के लिए। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 ईस्वी में की थी। आगे देख लेते हैं नोट पॉइंट में क्या है। 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया था। इसी के समय मतलब वारेन हेस्टिंग के समय, वारेन हेस्टिंग के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र, तो फ्रेंड्स भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट। और किसका प्रकाशन था? जेम्स अगस्ट हिक्की यानी जेके हिक्की का। जेके हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था और इस समाचार पत्र का क्या नाम था? बंगाल गजट, द बंगाल गजट। ठीक है, पूछा जाता है। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारत का पहला समाचार पत्र था। इस पे जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। इसी के समय में यानी इसी के मतलब वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे
एलिजा इम्पे था। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा, वारेन हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे। यानी जो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये किसके समय के हैं? वारेन हेस्टिंग के समय के हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की जो संधि हुई थी, कब हुई थी सालबाई की संधि? 1782 ईस्वी में हुई थी, तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी। यानी जब प्रथम मराठा युद्ध लड़ा गया था तो सालबाई की संधि हुई थी। सालबाई की संधि के बाद ही ये युद्ध समाप्त हुआ 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किस चीज की संधि हुई थी? मंगलौर की संधि हुई थी। और कब हुई थी? 1784 ईस्वी में हुई थी, के द्वारा समाप्त हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी किसके समय में पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय में पारित हुआ था। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पूछा जाता है कब आया था, तो 1784 ईस्वी में। इसी के काल में, यानी वारेन हेस्टिंग के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुई थी? ये कभी कभी मिलान करने के लिए दे देते हैं, उसकी सन वाइज इसको मिलाना रहता है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुई थी? 1772 ईस्वी में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। वारेन हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। 1786 में वारेन हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। इसके बाद सर जॉन मैकफरसन 1785 से 1786 ईस्वी, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। आगे देख लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी और 1805 ईस्वी। इसके समय में जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। कॉर्नवालिस भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतों, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, नियुक्त किया। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी प्राप्त जमींदारों को एक अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा 10% यानी 1/11 भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वो कहाँ कहाँ लागू की गई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई, जिसमें जमींदारी भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। जमींदार थे वो भू राजस्व की दर जो है तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी थी। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है पूछी जाती है, और महलवाड़ी व्यवस्था क्या है ये भी पूछी जाती है। ये तीनों व्यवस्थाएं पूछी जाती हैं, तो देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। फिर से देख लेते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू की गई और 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। पहला, सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे तथा गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। महलवाड़ी देख लेते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था, महल शब्द से तात्पर्य जागीर अथवा गांव से है। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी था। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग होता था। बाद में इसे घटाकर लगभग 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। आगे देख लेते हैं। भू राजस्व संग्रह करने की विधियां। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। क्षेत्रफल 19%, 51% और महलवाड़ी में 30%। जमींदारी में 19%, रैयतवाड़ी में 51% और महलवाड़ी में 30%। पक्ष, जमींदारी में जमींदार होता था, रैयतवाड़ी में किसान होता था, महलवाड़ी में मुखिया या लंबरदार होता था। योजनाकार कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन शोर। और इसमें रैयतवाड़ी में यानी जमींदारी में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन शोर थे।
रैयतवाड़ी में योजनाकार कौन थे? रीड और टॉमस मुनरो। महलवाड़ी में कौन थे? हार्ड मैकेंजी। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि नागरिक सेवा का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी, इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। लॉर्ड बेलेजली देख लेते हैं, जो सहायक संधि के जन्मदाता थे 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी, यानी उसके जन्मदाता थे। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। नोटेड पॉइंट भी देख लेते हैं। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने नहीं की थी? इन सब ने स्वीकार की थी। किसने नहीं की थी? तो इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया था। टीपू सुल्तान जो था वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, जो कि हैदर अली का पुत्र था। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह ही दंड मानते हुए दंड का प्रावधान दिया गया, अपराध मानते हुए दंड का प्रावधान दिया गया। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली ने की थी, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां 9 युवक प्रशासनिक अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। कौन कहा करता था? लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज वारलो 1805 से 1807 ईस्वी। 1806 ईस्वी में बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। आगे देख लेते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। 1807 से 1813 ईस्वी में इसके काल में रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसकी जो है मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी, या मेटकाफ द्वारा हुई थी। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ। आ जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। 1813 से 1823 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। आगे देख लेते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट
लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में देखते हैं। 1823 से 1828 ईस्वी, इसके समय में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। कब हुआ? 1824 से 1826 के मध्य लड़ा गया। 1826 ईस्वी में वर्मा तथा अंग्रेजों के बीच यानडबू की संधि हुई। यानडबू की संधि क्या थी? यानडबू की संधि हुई 1826 में वर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडबू की संधि हुई थी। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक आ जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी देख लेते हैं। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1835 में हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसी के समय में यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही मैकाले की अनुशंसा पर यानी लॉर्ड मैकाले जो थे उनकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले के अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्क एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में यानी कि विलियम बेंटिक के समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग तथा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आगे देख लेते हैं। चार्ल्स मेटकॉक 1835 से 1836 ईस्वी। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉक को। इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध थी 1839 से 1842 ईस्वी। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया था। किसने कराया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 ईस्वी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के समय
सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड एलिनबरो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। नोटेड पॉइंट। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में हुई थी। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? 1843 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे जानने के लिए कि आगे कौन से जो है गवर्नर जनरल आए। तो आगे हम पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, लेकिन अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।